क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है क्या कि मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। द अमाउंट ऑफ ड्यू किसको पे किया जाता है? मरने वाले पार्टनर का पैसा किसको पे किया जाता है? उसके एग्जीक्यूटर्स को पे किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? फिर क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते खाते के समय तैयार किया जाता है। डैश के समय तैयार किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार किया जाता है? एडमिशन में भी तैयार किया जाता है, रिटायरमेंट में भी तैयार किया जाता है, डेथ में भी तैयार किया जाता है। तो आंसर थर्ड नंबर बोलता है सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पॉलिसी ली जाती। सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन इनटू ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स इज क्या कहलाएगा? ज्वाइंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड क्या है? पार्टनर। इसका शेयर बता रखा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3:2:1। इसका रेशियो हो गया किसका? एक्स वाई जेड का। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। और डेथ कौन कर रहा है? अब बोलता है एक्स वाई का न्यू रेशियो निकालने। तो आराम से जेड को हटा दोगे, एक्स वाई का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? क्लियर है? और यही इसका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। बोलता है क्या? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर इज एन अकाउंट। डैश अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये हमेशा याद रखना कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, आप याद करो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो था आप 11th में पढ़ते थे, वो ड्राइंग्स हुआ करता था, है ना? और ड्राइंग्स जो होता है वो किस में घटता था? कैपिटल में घटाया जाता था। और ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसके लाइफ के लिए लिया था? पार्टनर्स के। पार्टनर्स का ये पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चा हमेशा ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो कौन अकाउंट हो जाएगा आंसर? बोलता है साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, किसे पेमेंट करते हैं हम लोग? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी। बोलता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए डैश % प्रतिवर्ष अधिकृत होंगे। कितना % अधिकृत होगा? हाँ, अगर कुछ ना बता रखा हो तो 6%। क्लियर है? बात आ रही समझ में? तो आंसर 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 नंबर मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। ये भी क्लियर है? कितना हो जाएगा बच्चे का? और ये 3 ईयर में पूछ रखा है, 2015, 16 और 21 में। 9 नंबर एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ हानि को साझेदारों के द्वारा बांटी जाती है, उसके किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रिकॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें जो बांटी जाती है वो ओल्ड रेशियो में ही बांटी जाती है। ठीक है? न्यू रेशियो में कुछ भी नहीं। सिर्फ एक गुडविल जो होता है वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई पार्टनर, इसका रेशियो क्या है? और फर्म के पास कितना है? क्या चीज है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और चिट्ठे में यह कितना दिखा रखा है? समर्पण मूल्य। तो एक्स की मृत्यु पर जेएलपी कैसे साझेदारों में बांटा जाएगा? डेथ हो गया तो दो ही तक कंडीशन पे तो पैसे मिलता है, एक डेथ होने पर और एक कंप्लीट समय पूर्णे पर। सेंडर वैल्यू बैलेंस शीट पे दिखा। देखो इसका तरीका क्या क्या बोलना चाह रहा है, पहले ये समझ। इसके बोलने का तरीका ये है कि बैलेंस शीट में आप जो पेमेंट करते हो तो 1,20,000 का आपने क्या किया? इंश्योरेंस करवाया। जब 1,20,000 का आपने इंश्योरेंस करवाया तो 1,20,000 मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको मालूम होता है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनी ये टारगेट करती है क्या कि आप 3 साल तक अगर लगातार पेमेंट करें तो आपको 20,000 रुपये सरेंडर वैल्यू मिलेगा। 4 साल तक जमा किए तो 50,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा। 6 साल तक जमा किए तो 60,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ये पहले ही टारगेट कर कर बता रखा होता है। ऐसा कई बार आपने पॉलिसी देखा होगा। ऐसा भी होता है कि आपको सरेंडर वैल्यू नहीं बता रखा होता,
तो उस कंडीशन में आप सरेंडर जैसे में करते हो, उस समय कुछ अपना तरीका होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उस तरीके से वो काट कर बचा हुआ अमाउंट दे देता है। लेकिन कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी वाले एजेंट जो है वो ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आप 5 साल तक पेमेंट किए, उसके बाद नहीं पेमेंट कर पाए, तो इतना रुपया आपको सरेंडर का पैसा मिल जाएगा। 6 साल तक पेमेंट कर पाए, इसके बाद पेमेंट नहीं कर पाए, तो इतना रुपया आपको मिल जाएगा, पहले से ही बता रखा होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर मान लो कि मेरा 4 साल तक है, तो मैं ये सोच कर देखा कि अरे 4 साल के बाद अगर कभी भी हम सरेंडर करेंगे तो ये तो पक्का है नहीं कि हमको 50,000 मिलेगा ही, तो क्या 50,000 हम एसेट्स मान के नहीं चल सकते? बस यही बात बोल रहा है ये कि 1,20,000 का आपका क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। लेकिन उस समय तक का सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है? मतलब अगर उस समय रिटायरमेंट या किसी और कंडीशन के कारण इस दोनों कंडीशन को छोड़कर, पहला कंडीशन डेथ, दूसरा कंडीशन टाइम का मैच्योरिटी हो जाना, ये दोनों कंडीशन छोड़कर तीसरा कंडीशन अगर आता, तो उस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू 20,000 मिल जाता है। ये बोला जा रहा है, मेरी बात आई समझ में? तो हमें पूरा अमाउंट मिलेगा ना, डेथ कर रहा है, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 2:1:1 है। तो क्या मिलेगा? 60,000, 30,000 एंड, तो आंसर 10 का आंसर बी। 11 नंबर, ए बी सी पार्टनर, इसका रेशियो क्या है और कौन डेथ कर रहा है, और पिछले 4 वर्षों के फर्म के औसत लाभ कितना है, और मृत्यु के तिथि तक का बोल रहा है क्या कि क्या निकालना है हमें, सी के हिस्से का लाभ निकालना है। तो ये टाइम बेसिस पर हो गया ना, ये 72,000 जो मान लिया जाएगा पूरे, और 2 महीने का हुआ क्योंकि मार्च तो आ ही नहीं रहा है, मार्च तो 1 मार्च को है, तो कितना हो गया बच्चे का, और इसका शेयर कितना है, तो 72, इधर 72 कट गया 1,000, तो आंसर आ गया 2,000, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का 12। एबीसी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, सी मर रहा है, और गुडविल जो है फर्म का वैल्यू गुडविल कितना है, द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स टू, अब मरे हुए पार्टनर को कितना पे किया जाएगा गुडविल का अमाउंट। तो सबसे पहली बात होती है कि मर कौन रहा है, ए बी सी में सी मर रहा है, और ए बी सी का रेशियो 3:2:1 है, और उस समय पूरे फर्म का जो गुडविल था वो 60,000 है। तो सी जो मरा है उसका एग्जीक्यूटर्स बोलेगा कि मेरे आदमी का हिस्सा दो, तो 1/6, तो 10,000। अब अगर ए ने पूरा शेयर ले लिया तो 10,000 ए को देना पड़ेगा, बी ने शेयर ले लिया तो 10,000 बी को देना पड़ेगा, दोनों ने लिया तो उस कंडीशन में 3:2 के रेशियो में देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटर्स को? 10,000। आंसर एम और एल है और ए है, इसका रेशियो 9:4:3 है, तो 96,000 क्या है बाबू का, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और मर जाता है कौन, तो बाबू का बता रहा है क्या कि ए का शेयर कितना होगा, 96,000 में तो सबका है, और ए मर रहा है तो ए का शेयर है कितना, 9/16, 9/4=13, 3/16, 3/16। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलता है क्या कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी फर्म के लिए फर्म बीमा कंपनी से डैश पाती है, पॉलिसी अमाउंट पाएगी, सरेंडर वैल्यू कब पाएगा, और यही इंडिविजुअल पॉलिसी रहता है ना, ए का अलग पॉलिसी, बी का अलग पॉलिसी, सी का अलग पॉलिसी, और सी मर जाता तो सी का फुल अमाउंट मिलता और इस दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलता। आई बात समझ में? और इस तीनों को जोड़कर तीनों पार्टनर में बांट दिया जाता। बात आ रही समझ में? लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी तो नहीं बोल रहा, बोल क्या रहा है
इसका मतलब जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जैसे ही एक भी मरा तो सब पूरा फुल अमाउंट मिलेगा। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिविजुअल पॉलिसी रहता ना तब सी सही हो जाता, मृत साझेदार की पॉलिसी और सभी साझेदारों का समर्पण मूल्य। क्लियर है? बात आ रही समझ में? लेकिन ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 15। ए बी सी पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2:1 है और 3 लाख का क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। समर्पण मूल्य कितना दिखा रहा है? 90,000। तो बाबू का क्या हो जाएगा? 3 लाख को कैसे बांट देंगे? 3:2:1 के रेशियो में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1,50,000, 1 लाख और 50,000। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर बोलता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन, किसमें बांटा जाएगा? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग। बोलता है विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर टू शो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजिंग को दिखाने के लिए हम लोग, तो 17 का आंसर। 18 नंबर में क्या बोल रहा है? 2:2:1 है रेशियो, 2/5, 2/5 और 2/5, 1/5। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि सी जो मरा है ना 31 मार्च को मर गया। तो मतलब अगर कोई भी डेट को 31 मार्च को मर रहा है और 31 मार्च ही क्लोजिंग डेट भी है और क्लोजिंग डेट को प्रॉफिट जो हुआ है वो 64,000 हुआ है, तो क्लोजिंग डेट है तो इसका मतलब उस साल जिस साल वो मरा उस साल वो पूरा काम किया पूरा साल, तो इसका मतलब 64,000 में उसको शेयर मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? और 64,000 में उसका शेयर मिलेगा 1/5, तो कितना मिलेगा? 12,800। तो आंसर बी। क्वेश्चन, यदि 3 पार्टनर है, साझेदार की मृत्यु, ए की मृत्यु हो रही है, ए के उत्तराधिकारी को बी और सी कितनी राशि चुकाएगी? ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पे किया जा रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल एंट्री जो होता है, क्या होता है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए बी सी पार्टनर है। ए रिटायर कर रहा है, इसका रेशियो 5:3:2 था, तो बच गया कौन? बी और सी। बी और सी का यही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब पूरे क्या बोल क्या रहा है? गुडविल कैसे निकालना है? तो 3 वर्षों का कुल लाभ कितना बता रखा है? तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 10,80,000 को आप एवरेज में बदलो, किससे डिवाइड करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट के 2 गुना। तो गुडविल कितना हो गया? 7,20,000। इसमें से इसी 7,20,000 में किसका शेयर? ए का। ए का कितना है? 5/10। इसका मतलब 3,60,000। अब इसी 3,60,000 को कौन ले लेगा? बी और सी ले लेगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो 3,60,000 का 3/5, तो कितना हो गया? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0,006,1,2 कितना हो गया? 2,16,000। देखो एक तो सही मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, ये दोनों तो गया। ठीक है। अब अगला देखना है। 3,60,000 का 2/5 कितना हो गया बच्चे का? 72,000। 1,44,000। अब देखो दोनों में से कोई एक होगा। डी नंबर में है, इसका मतलब ए भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया 19 का? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20।
In the case of death of a partner, the whole amount standing to credit of his account is transferred to. क्लियर है? जितना उसका क्रेडिट किया जा रहा है, जितना अमाउंट उसको मिलेगा, मरने वाले पार्टनर को जितना अमाउंट मिलेगा, आखिर वो अमाउंट किसको मिलेगा? उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा ना। 21 बोलता है क्या कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी को निम्नलिखित पूंजी खाते में जमा किया जाता है। सिर्फ मृतक के साझेदार में क्या होगा? मृतक साझेदार सहित सभी साझेदार, ऑल पार्टनर, मरने वाले साझेदार के साथ साथ ऑल पार्टनर में भी। ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ बचे हुए साझेदार को थोड़ी मिलेगा, मरने वाले साझेदार को ही मिलेगा। 22 किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? हमेशा ऑल पार्टनर ही होगा, सबको मिलेगा हिस्सा। 23 किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्हें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त किया है, क्षतिपूर्ति करेंगे। किसको? क्लियर है? ये यही हुआ गुडविल। गुडविल, गुडविल का ही अमाउंट पे करता है ना वो। बात आ रही समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो आपका ये चैप्टर भी